करिकुलम में पाठ्य चर्चा ये हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 यूनिट 3 नॉलेज एंड करिकुलम का एक करिकुलम वाला पार्ट। इसमें करेंगे आज हम लोग डोमेन्स एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम। डोमेन्स एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम मतलब पाठ्य चर्चा, उसके कार्यक्षेत्र एवं निर्धारक तत्व। पाठ्य चर्चा, उसके कार्यक्षेत्र एवं निर्धारक तत्व। इसके हम लोगों का जो उद्देश्य है इसके पढ़ने का, पहले वो देख ले हम लोग क्या उद्देश्य है इसके बारे में पढ़ने का। पाठ्य चर्चा के कार्य क्षेत्रों का को स्पष्ट कर सकेंगे। पाठ्य चर्चा के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अंतर संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। पाठ्य चर्चा की संरचना एवं योजना के निर्धारकों को समझ सकेंगे और पाठ्य चर्चा के निर्धारकों के प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे। ये हमें इस यूनिट के पढ़ने के बाद हम लोग ये सारे स्टेप्स कर सकेंगे। क्या क्या इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन्स द डोमेन्स ऑफ करिकुलम, explain the interrelationship between the various domains of curriculum, describe determinants of curriculum design and planning, analyze the influence of various। थोड़े धीरे बोलो, मैं नोट कर रही हूँ, थोड़े हाँ धीरे जी हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ जी एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी। तो इसमें जो हम यूनिट में हम पढ़ने के बाद जो सीख पाएंगे इसमें है एक्सप्लेन द डोमेन्स ऑफ करिकुलम, पहला। दूसरा है एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डोमेन्स ऑफ करिकुलम। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डोमेन्स ऑफ करिकुलम। तीसरा है डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन एंड प्लानिंग। फोर्थ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन एंड प्लानिंग। फोर्थ है एनालाइज द इन्फ्लुएंस of various determinants of curriculum। तो डोमेन्स ऑफ करिकुलम के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। 4 components of curriculum design are 4 components of curriculum design are first purpose, मतलब करिकुलम डिजाइन करने का के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है पर्पस, मतलब हम लोग करिकुलम डिजाइन क्यों कर रहे हैं। एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस में हमारा आएगा एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा डिजाइन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिजाइन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का डिजाइन क्या होगा। थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। फोर्थ है इवेल्युएशन अप्रोचेस, फोर्थ है इवेल्युएशन अप्रोचेस। तो 4 कंपोनेंट हो गए करिकुलम डिजाइन के। पहला पर्पस, पर्पस में हमारा एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होगा। दूसरा डिजाइन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। फोर्थ है इवेल्युएशन अप्रोचेस। तो इसका हिंदी देखते हैं क्या है मतलब। 4 पाठ्य चर्चा संरचना के 4 मुख्य अवयव हैं। पहला लक्ष्य एवं उद्देश्य,
दूसरा विषय वस्तु की संरचना, तीसरा अधिगम अनुभवों को लागू करना, फोर्थ मूल्यांकन, उपागम। ये 4 कंपोनेंट्स हैं पाठ्य चर्चा संरचना के। सर थर्ड बता दीजिए एक बार हिंदी में, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है अधिगम अनुभवों को लागू करना, मतलब जो आपने पाठ्य चर्चा बनाया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे लागू करोगे क्लास में। ओके सर, हो गया। तो ये इसके 4 मुख्य अवयव हैं। तो इसके कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं हम लोग, पाठ्य चर्चा के कार्य क्षेत्र। किसी भी पाठ्य चर्चा के 4 मूल आधार हैं। पाठ्य चर्चा जो करिकुलम है उसका बेस क्या है, क्यों बनाया हमने ऐसा करिकुलम, उसके 4 में मूल आधार हैं। पहला सामाजिक प्रभाव, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग है इसका 4 मूल आधार। पाठ्य चर्चा के 4 मूल आधार हैं। सामाजिक प्रभाव, मानव विकास, अधिगम की प्रकृति एवं ज्ञान की प्रकृति। पाठ्य चर्चा के 4 मूल आधार है। पहला सामाजिक प्रभाव, दूसरा मानव विकास, तीसरा अधिगम की प्रकृति, चौथा ज्ञान वो बोध की प्रकृति या ज्ञान की प्रकृति। इसको इंग्लिश में देखते हैं। फोर बेसिस ऑफ एनी करिकुलम। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल फोर्सेस, तीसरा है नेचर ऑफ लर्निंग, फोर्थ है नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। बोल दे रहा हूं फिर से। बेसिस ऑफ करिकुलम 4 है। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा सोशल फोर्सेस, तीसरा नेचर ऑफ लर्निंग, फोर्थ है नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। सोशल फोर्सेस, ये आपको पता होगा कि सोसाइटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, और करिकुलम तो उससे अलग नहीं रहेगा। तो सोशल फोर्सेज इज इन अ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। मतलब सोशल फोर्सेज स्कूल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अफेक्ट करते हैं। These social forces are reflected in social goals, cultural uniformity and diversity, social pressure, social change, future planning, and concepts of culture. फिर से बता दे रहा हूं। These social forces are reflected in social goals, cultural uniformity and diversity, social pressures, social change, future planning, and concept of culture. Our country is multicultural and has a long recorded history. The social forces represent a variety as well as complexity. These social forces determine the social agenda of education. मतलब जो सोशल फोर्सेज हैं वो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं, और हमारा जो कंट्री है मल्टी कल्चरल है, अलग अलग बहुत सारे कल्चर के हैं, बहुत सारे जाति धर्म
तो ये मल्टीकल्चरल है हमारा कंट्री, तो ये अफेक्ट करते हैं करिकुलम को कि करिकुलम क्या बनना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया सोशल फोर्सेस का इफेक्ट। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट है करिकुलम का बेस। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ and development are accomplished partly by the structured curriculum in use in the school and partly by the society. Various aspects, फिर से बोल दे रहा हूँ, various aspects of human growth and development are accomplished partly by the structured curriculum in use in the school and partly by the society. The area of human development has been well researched and studied in detail. These studies have made us think afresh about children, their development stages, how they think, their needs and interests. Their studies, फिर से बोल दे रहा हूँ, their studies have made us think afresh about children, their developmental stages, how they think, their needs and interests. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। और सोशल फोर्सेस, इसका हिंदी में देखते हैं हम लोग। सामाजिक प्रभाव पहला, किसी भी समाज में सामाजिक प्रभाव विद्यालय की गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये सामाजिक प्रभाव शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों, सांस्कृतिक समानता एवं भिन्नता, समाज द्वारा डाले गए प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन, भावी योजना और सांस्कृतिक प्रत्ययों में झलकते हैं। तो अभी बात की थी हम लोगों ने कि समाज का बहुत ज्यादा योगदान होता है किसी भी क्षेत्र में, और शिक्षा का क्षेत्र उससे अलग रहे ये हम सोच भी नहीं सकते। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि सामाजिक प्रभाव शिक्षा के को कैसे अफेक्टेड करता है, करिकुलम को कैसे अफेक्टेड करता है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, इसका एक अभिलेखित इतिहास है। सामाजिक प्रभाव चौंकाने वाली भिन्नता के साथ साथ जटिलताओं को दर्शाते हैं। पाठ्य चर्चा में समकालीन सामाजिक प्रभाव झलकता है और यह समाज निर्माण में सहायता करती है। ये था सामाजिक प्रभाव के बारे में। दूसरा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के बहुत से पहलुओं में से कुछ विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले संरचित पाठ्य चर्चा द्वारा और कुछ समाज द्वारा पूरे किए जाते हैं। मानव विकास के क्षेत्र में विस्तृत शोध और अध्ययन हुआ है। इस अध्ययनों ने हमें बच्चों के बारे में नए सिरे से सोचना सिखाया है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और रोज हो रहा है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमारे पाठ्य चर्चा को भी अफेक्ट करता है। तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पाठ्य चर्चा को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। जैसे बच्चों के विकास की अवस्थाएं, उनका सोचने का तरीका, ये सारी चीजें अभी डेवलप हुई है। पुराने जमाने में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
उनकी जरूरतों और रुचियों के बारे में। बच्चे कई अर्थों में वयस्कों से भिन्न होते हैं। वयस्क बनने से पहले इनकी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चे जो होते हैं बड़ों से अलग होते हैं। वयस्क बनने से पहले उनमें जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होती है, उसमें न तो सिर्फ मात्रात्मक बदलाव नहीं आता, गुणात्मक अंतर भी आता है। मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज नहीं, क्वालिटेटिव चेंज भी आता है। इनका कई बाल मनोवैज्ञानिकों ने प्रशंसनीय वर्णन किया है। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट का इफेक्ट पाठ्य चर्चा पे। फिर हम लोग देखते हैं इंग्लिश में इसका थर्ड, नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग, वेरियस एस्पेक्ट्स of the learning process have been well researched, though we have not been able to reveal the entire process. फिर से बोल दे रहा हूं, various aspects of the learning process have been well researched, though we have not been able to reveal the entire process. This has given rise to a number of learning theories, chief among these being the behavioristic theory, cognitive theories. ये दोनों theory main है. These learning theories recommend different approaches to the task of curriculum planning. फिर से बोल दे रहा हूं, this has been rise to a number of learning theories, chief among these being the behavioristic theories and cognitive theories. These learning theories recommend different approaches to the task of curriculum planning. Curriculum specialists cannot ignore the role of these theories because most of these are scientific in their orientation. तो जो थियरीज डेवलप किया गया, जो बहुत दिनों के बाद, बहुत रिसर्च के बाद जो थियरी डेवलप की गई, तो करिकुलम प्लानिंग में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो करिकुलम स्पेशलिस्ट है, अगर उन थियरीज को इग्नोर करेंगे तो करिकुलम जो होगा आधा अधूरा होगा या साइंटिफिक नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ है नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। नेचर ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम। नेचर ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, ये फोर्थ है। नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन इज एट अनदर बेसिस ऑफ करिकुलम। ये एक फोर्थ बेसिस हो गया करिकुलम का, नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। हाउ डू चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज? What distinguishes knowledge from information? What knowledge is most worthwhile? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन का इंपॉर्टेंस दिखता है। Our various thought process and cognitive process skills related to each other. These questions have interested teachers, psychologists, researchers, as well as philosophers. फिर से बता दे रहा हूं, the nature of knowledge and cognition is at another basis of curriculum.
व्हाट डिस्टिंग्विशेस नॉलेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन? नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? हाउ डू चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज? बच्चे जो है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको नॉलेज में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं? व्हाट नॉलेज इज मोस्ट वर्थवाइल? कौन सी नॉलेज जो है ज्यादा लाभकारी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस का नेचर क्या है? हाउ आर वेरियस थॉट प्रोसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस स्किल्स रिलेटेड टू ईच अदर? ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं? These questions have interested teachers, psychologists, researchers as well as philosophers. ये सारे क्वेश्चन इन सबों को बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे. Answer to these questions can help educationists organize knowledge in the curriculum. इन क्वेश्चंस का आंसर जो है उसमें एजुकेशनिस्ट को ऑर्गेनाइज नॉलेज को करिकुलम में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. A good curriculum should therefore provide alternative path for learning according to different learning styles of students. A good curriculum should therefore provide alternative path for learning according to different learning styles of students. मतलब स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से करिकुलम, गुड करिकुलम को एडजस्ट होना चाहिए. तो अब इसका हिंदी देखते हैं. थर्ड था अधिगम प्रकृति. अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर शोध हुए हैं, फिर भी हम इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं. इसी कारण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत बने हैं. इनमें से व्यवहार विज्ञान एवं संज्ञानात्मक सिद्धांत मुख्य हैं. ये सिद्धांत पाठ्य चर्चा विकास एवं नियोजन के लिए विभिन्न उपागमों की सिफारिश करते हैं. पाठ्य चर्चा विशेषज्ञ इन सिद्धांतों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोच वैज्ञानिक है. ये थर्ड था इसका बेस करिकुलम का. फोर्थ है ज्ञान एवं अनुभूति की प्रकृति. ज्ञान एवं अनुभूति की प्रकृति. ज्ञान एवं अनुभूति की प्रकृति पाठ्य चर्चा विकास का एक और आधार है. सूचना एवं ज्ञान में क्या अंतर है? बच्चे सूचना को ज्ञान में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं? बच्चे सूचना को ज्ञान में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं? कौन सा ज्ञान अधिक सार्थक है? चिंतन प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? विभिन्न चिंतन प्रक्रियाओं और अनुभूति प्रक्रिया कौशल किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं दार्शनिकों की बहुत रुचि है. इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्य चर्चा में ज्ञान को संगठित करने में शिक्षा शास्त्रियों की मदद करते हैं. अब यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक शिक्षार्थी का सीखने का तरीका एवं गति अलग अलग होती है. अतः एक अच्छी पाठ्य चर्चा में ऐसे विकल्प होने चाहिए जिससे सभी प्रकार के बच्चे अधिगम प्राप्त कर सकें. ये 4 बेसिस थे करिकुलम के. तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, पाठ्य चर्चा
रूपरेखा के अवयवों की सूची बनाइए। पाठ्य चर्चा, रूपरेखा के अवयवों की सूची बनाइए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, पाठ्य चर्चा योजना तैयार करने में ज्ञान एवं अनुभूति की क्या भूमिका है? ज्ञान एवं अनुभूति की क्या भूमिका है पाठ्य चर्चा योजना तैयार करने में? फिर से बोल रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा योजना तैयार करने में ज्ञान एवं अनुभूति की क्या भूमिका है? ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इसको इंग्लिश में देखते हैं। लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। पहला है लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। दूसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन इन करिकुलम प्लानिंग। सर एक बार सेकंड रिपीट कर दो। व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर, सेकेंड है व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन इन करिकुलम प्लानिंग। What is the role of nature of knowledge and cognition in curriculum planning? Curriculum planning में nature of knowledge and cognition का क्या रोल है? ये फोर्थ वाला जो कंपोनेंट था उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ये थे बेसिस ऑफ करिकुलम। अब देखते हैं कितने टाइप के करिकुलम होते हैं। टाइप ऑफ करिकुलम, पाठ्य चर्चा के प्रकार। पाठ्य चर्चा को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तीन प्रकार के होते हैं पाठ्य चर्चा, वो इस प्रकार है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पाठ्य चर्चा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम। पाठ्य चर्चा को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, वो इस प्रकार है। पहला, मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्य चर्चा। फर्स्ट है मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्य चर्चा। दूसरा है, पहले इसके नाम जानते हैं फिर इसके बारे में जानेंगे। सेकंड है अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्य चर्चा। दूसरा है अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्य चर्चा। तीसरा है शून्य पाठ्य चर्चा। शून्य पाठ्य चर्चा। तो तीन टाइप के पाठ्य चर्चा ये हो गए। पहला मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्य चर्चा। दूसरा अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्य चर्चा। तीसरा है शून्य पाठ्य चर्चा। इसका इंग्लिश देखते हैं। करिकुलम, types of curriculum. Curriculum can broadly be classified into three main categories. Curriculum can broadly be classified into three main categories. These are first, overt, OVERT, or explicit, EXPLICIT. Overt और explicit curriculum first है। Second है hidden और implicit curriculum। सेकेंड है हिडन और implicit curriculum। थर्ड है null curriculum। थर्ड इज null curriculum। तो ये तीन टाइप के, थ्री टाइप्स ऑफ करिकुलम। पहला फर्स्ट ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम, सेकेंड हिडन और implicit करिकुलम, थर्ड null करिकुलम। तो पहले ओवर्ट करिकुलम के बारे में जानते हैं। ओवर्ट करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट करिकुलम एंड इंटेंडेड करिकुलम। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट करिकुलम या इंटेंडेड करिकुलम भी कहते हैं, ओवर्ट करिकुलम को। दिस इंक्लूड्स ऑल दोज करिकुलर एंड को करिकुलर experiences
which are intentionally planned by the school, college or university organization to be provided to the learners. फिर से बोल दे रहा हूं, this includes all those curricular and co-curricular experiences which are intentionally planned by the school, college or university organization to be provided to the learners. मतलब इसमें सब कुछ लिखा रहता है, जो भी करिकुलर को करिकुलर एक्सपीरियंस सारा जो भी होगा वो सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, प्री प्लान्ड होता है, इसलिए उसको कहते हैं ओवर्ट करिकुलर. इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉलेज, skills, attitudes and values which are overtly to be provided to the learners. It consists of knowledge, skills, attitudes and values which are overtly to be provided to the learners. Overt curriculum is designed keeping in mind the goals and objectives of the educational system. Overt curriculum is designed keeping in mind the goals and objectives of the educational system. Thus, it is confined to those written understandings formally designed by curriculum designers and administrators. Thus, it is confined to those written understandings formally designed by curriculum designers and administrators. दूसरा है हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम is unintended or unnoticed curriculum which is often unwritten. इसमें unwritten होता है, इसलिए इसको कहते हैं unnoticed, unintended or hidden curriculum which is often unwritten, लिखा नहीं रहता. You know that curricular inputs are implicitly provided to the learner by the organization through various means. Learners learn a lot from the social atmosphere of the classroom and the school. ये हम जानते हैं कि सब कुछ लिखा रहना जरूरी नहीं है. लर्नर्स जो है क्लासरूम के एटमॉस्फेयर से, स्कूल के एटमॉस्फेयर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, सोशल एटमॉस्फेयर से सीखते हैं. A teacher during her course of interaction with learners provide instructional inputs which might not be planned and designed by the earlier. A teacher during her course of interaction with learners provide instructional inputs which might not be planned and designed by her learners. मतलब सारा कुछ हम लिख नहीं सकते. क्लास ड्यूरेशन में जो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है उसको प्री प्लानिंग नहीं लिख सकते कि कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इसलिए ये हिडन करिकुलम होता है. तीसरा है नल करिकुलम. It is physically not possible to teach everything in the schools. It is physically not possible to teach everything in the schools. Therefore, many topics and subject areas are excluded intentionally. Therefore, many topics and subject areas are excluded intentionally. For example, life education, career planning, etc. are not find part of overt curriculum
बट आर इंपॉर्टेंट एरियाज, तो उसे नल करिकुलम कहते हैं। तो कुछ करिकुलम जो है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कुछ हम नहीं सिखा सकते स्कूल में, ठीक है, तो उसको बच्चों को खुद सीखना पड़ता है, बाहर से सीखना पड़ता है, तो उसे नल करिकुलम कहते हैं। जैसे लाइफ एजुकेशन, करियर प्लानिंग, ये सब। ये ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन स्कूल में कहाँ सिखाया जाता है कि लाइफ में कैसे किसके साथ बिहेव करेंगे, प्लानिंग, करियर प्लानिंग कैसे करेंगे, ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो ये हो गया नल करिकुलम। अब इसको हिंदी में देखते हैं। पहला है मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्चा। मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्चा। यह पाठ्यचर्चा स्पष्टतया अपेक्षित जानकारी देती है। यह उन सभी पाठ्यगामी एवं पाठ्य सहगामी अनुभवों का समूह है जो कि विद्यालय द्वारा किसी उद्देश्य से नियोजित किए जाते हैं और जिन्हें शिक्षार्थी ग्रहण करते हैं। इसमें ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां, विचारशीलता, मूल्य जो स्पष्टतया शिक्षार्थियों को दिए जाते हैं शामिल है। ये हो गया मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्चा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। मुखर अथवा स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्चा है, यह पाठ्यचर्चा स्पष्टतया अपेक्षित जानकारी देती है। यह उन सभी पाठ्यगामी एवं पाठ्य सहगामी अनुभवों का समूह है जो कि विद्यालय द्वारा किसी उद्देश्य से नियोजित किए जाते हैं और जिन्हें शिक्षार्थी ग्रहण करते हैं। इसमें ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां, विचारशीलता, मूल्य जो स्पष्टतया शिक्षार्थियों को दिए जाते हैं शामिल है। ओके सर। अब है अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्यचर्चा। अघोषित अथवा अंतर्निहित पाठ्यचर्चा यह प्रायः अलिखित एवं अलिखित होता है, जिससे शिक्षार्थी अवश्य ही अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्यगामी क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्यगामी क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार से संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थी समाज एवं कक्षा वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। शिक्षार्थियों से चर्चा के दौरान शिक्षक बहुत से ऐसे निर्देश देते हैं जो प्रारंभ से नियोजित नहीं किए जाते। शिक्षार्थियों से चर्चा के दौरान शिक्षक बहुत से ऐसे निर्देश देते हैं जो प्रारंभ से में नियोजित नहीं किए जाते। शिक्षक शारीरिक संकेतों जैसे आंख के इशारे, गर्दन हिलाना, प्रशंसा करना आदि विभिन्न प्रकार के व्यवहार से शिक्षार्थियों को बहुत कुछ सिखाता है। अघोषित पाठ्यचर्चा विद्यालय एवं शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुभव
अनुभवों को भी दर्शाता है जो अधिगम के स्रोत हैं। अघोषित पाठ्य चर्चा विद्यालय एवं शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी दर्शाता है जो अधिगम के स्रोत हैं। अब है शून्य पाठ्य चर्चा। शून्य पाठ्य चर्चा विद्यालय में ही सारी जानकारी दे पाना या सब कुछ सिखा देना संभव नहीं है, इसलिए कुछ विषय क्षेत्र जानबूझकर पाठ्य चर्चा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, विद्यालय में ही सारी जानकारी दे पाना या सब कुछ सिखा देना संभव नहीं है, इसलिए कुछ विषय क्षेत्र जानबूझकर पाठ्य चर्चा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, उन्हें शून्य पाठ्य चर्चा कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवन विद्या, भविष्य की योजना आदि जो मुखर पाठ्य चर्चा में शामिल नहीं है परंतु जीवन में आवश्यक है। तो ये हो गया शून्य पाठ्य चर्चा, नल करिकुलम। तो आज के लिए इतना ही, फिर करेंगे हम लोग अगली क्लास में। डॉक्टर